हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा डायमेंशनल एनालिसिस। और डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो सब टिका है ड्राइव्ड यूनिट्स पे। तो आप हम लोगों ने ड्राइव्ड यूनिट पढ़ा था और ड्राइव्ड यूनिट कहाँ से बनाए थे वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो फिर पहले कर लो, फिर ये अच्छा लगेगा। और रही बात इस चैप्टर के बारे में या इस पोर्शन ऑफ दिस यूनिट के बारे में, डायमेंशनल एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे इंपॉर्टेंट है बेटे? अब आप अगर इस यूनिट के बाद कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे, मतलब आप जब भी कोई यूनिट नया पढ़ोगे वहां पे नई क्वांटिटीज डिफाइन करोगे। अब जैसे वेरी नेक्स्ट यूनिट जो होगा आपका, वहां पे आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके बाद आप फोर्स पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप वर्क पढ़ोगे, फिर टॉर्क पढ़ोगे एंड ब्ला ब्ला, बहुत कुछ ऐसा पढ़ते जाओगे। सिमिलरली तो प्लस टू में भी ऐसा ही चलेगा। प्लस टू में भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते जाना है। अब जहां पे भी आप नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे, हर एक चैप्टर में बार बार डायमेंशनल एनालिसिस वहां पे आएगा, वहां पे लिखा होगा। ठीक है, तो देर इज नो एस्केप फ्रॉम दिस चैप्टर। पहली बात तो ये, क्योंकि ये बार बार आने वाला है तो अब आपको इसको सीखना जो है वो लाजमी हो गया, इजंट इट? अब दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसका फायदा बहुत है। किसको फायदा है? कंपटीशन में बैठने वाले बच्चों को फायदा बहुत। कैसे फायदा बेटे? अब जो कंपटीशन में हमें क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई मेंस हो, वहां पे हमारे पास होती है 4 ऑप्शंस, है ना? तो अगर आपका डायमेंशनल एनालिसिस में हाथ अच्छा है तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके कुछ जो ऑप्शंस होती हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा क्वेश्चन ही डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व हो जाता है, हमें करना ही नहीं पड़ता। राइट? ऐसे क्वेश्चन यहां जहां पे डेरिवेशंस वगैरह आती हैं वहां पे। ओके, तो अब बात रही इस चैप्टर की। ये बहुत आसान चैप्टर है बेटे, बस हमें इसकी जो नबज है वो पकड़ लेनी है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स मुझे पहली बात करनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने क्या किया था, जो हमारी बेस क्वांटिटीज थी, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि बेस क्वांटिटीज थी हमारी कितनी बेटे? 7। कौन कौन सी थी? वो थी मास, लेंथ, टाइम, फिर उसके बाद क्या था? करंट, टेम्परेचर था, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी, और लास्ट में क्या था? क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब इन सभी के जो यूनिट थे बेस क्वांटिटीज के, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने अडॉप्ट किए, वो ये वाले हैं सारे। ओके, तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम इस चैप्टर में आपने क्या करना है, यही बेस क्वांटिटीज हमारी मेन है। हमारा जितना भी फिजिकल वर्ड है वो सारा इससे बना हुआ है, इन फिजिकल क्वांटिटीज से। आपको ये समझ लेना है, मतलब उसका जितना मैथमेटिक्स है वो हमने इससे डेवलप किया है। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं कि इन बेस क्वांटिटीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये लेने वाले हैं। अब ये क्या है? बड़े सिंपल आपको लग रहे होंगे कि हमने मास को किससे रिप्रेजेंट करना है? कैपिटल एम से। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करना है? कैपिटल एल से। टी को, टाइम को कैपिटल टी से, एंड सो ऑन। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटे, ये आपको याद रहना चाहिए। इज दैट ओके? तो अब शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि हमें पिछला काम थोड़ा पता होना चाहिए, तो हमने, जैसे मैंने बहुत सिंपल सी फिजिकल क्वांटिटीज लिख रखी है, ये एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। मुझे ये चाहिए कि आपको क्या इनके फॉर्मूले आते हैं? जैसे मैं अगर पूछूं एरिया, तो आप बोलोगे कि एरिया तो बहुत है। अगर आपको याद है कि हमने जब उस चैप्टर में पढ़ा था तो मैंने आपको ये बताया था कि एरिया चाहे कोई भी हो, चाहे आप सर्कल का एरिया लो, चाहे आप सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लो, चाहे आप रेक्टेंगल का एरिया लो, चाहे आप ट्राइंगल का एरिया लो, हर बार ये तो बेटे नंबर है, ये 2 पाई, ये पाई। आप देखोगे कि लेंथ जो होती है ना वो इसमें 2 बार आती है। ठीक है, तो मैं कोई सा भी एक लिख लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं रेक्टेंगल का लिख दूं फॉर्मूला, तो अब इसके जो यूनिट है ना बेटे वो क्या बनेगी? मीटर स्क्वायर। इज दैट ओके? सिमिलरली बाकी देखते हैं। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कोई सा भी लो, जैसे मान लीजिए कि मैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम लूं, वो होता है LBH। आप चाहे स्फीयर का इमेजिन करो, चाहे आप कोन का इमेजिन करो। अब जिसने वो लेक्चर देखा वो उनको पता है कि कोई भी वॉल्यूम लोगे उसमें लेंथ 3 बार आएगी, क्योंकि किसी भी, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिखी यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मूला है यहाँ पे जो लिख रहे हैं हम लोग। तो अब LBH, तो इसके ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो कितना हो जाएगा? मीटर का क्यूब। इज दैट ओके? अब बात करते हैं डेंसिटी की। अब डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बेटे? वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना होगा? किलोग्राम,
और नीचे वॉल्यूम का क्या होगा, अभी हमने पढ़ा मीटर क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको बोलते हैं पर मीटर क्यूब, ये जो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब आगे चलो, स्पीड और वेलोसिटी दोनों में क्या होता है, या तो डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं एक बार स्पीड का लिख रहा हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी लिखते तो फिर क्या लिख देते यहां पे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इज दैट ओके? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसके क्या बनेंगे बेटे, ऊपर क्या है मीटर और नीचे क्या है सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ओके, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन में क्या होता है, आपको एक बार ऐसे समझ लेना है, आज हम और अच्छा सीखेंगे इसमें। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम आप समझ लो एक बार। ठीक है, तो वेलोसिटी, अब मैं वैसे ये गलत लिख रहा हूं बेटे, वेलोसिटी अपॉन टाइम, आपको बताऊंगा कि मेरी क्या गलती है। अब वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड और नीचे क्या है सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात करेंगे फोर्स की, फिर उसके बाद थोड़ी आगे बात शुरू करेंगे। फोर्स क्या होती है, वो होती है मास इनटू क्या बेटे, एक्सेलरेशन। तो इसके क्या बनेंगे, ये क्या है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की क्या है, वो ऊपर लिखे हुए हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हमने वैसे ही नाम दे दिया था न्यूटन। ठीक है, तो आपको लगा होगा कि ये तो सारा पुराना काम है, बिल्कुल पुराना है बेटे, लेकिन अब बात नहीं क्या है कि हमें पहली जो डेफिनेशन इस चैप्टर में पढ़नी है वो है व्हाट आर डायमेंशंस। तो डायमेंशंस आपके पास लिखा आ गया, अब इस पूरी डेफिनेशन को हम लोग खोल के बताएंगे। ठीक है, क्या है डायमेंशंस, तो डायमेंशंस क्या है, वो पावर्स है। पावर्स किसकी, बेस क्वांटिटीज की। अब बेस क्वांटिटीज कौन सी होती है, मैंने पहले शुरू में बता दिया, हमारे पास कितनी है 7। तो उन 7 की जो पावर्स है, जैसे यहां पे आप देखोगे कि ये जो लेंथ की पावर, ये लेंथ है ना मीटर, तो लेंथ की पावर कितनी है 2। तो यहां पे हमारे पास बेसिकली आप जो +1 में पढ़ते हो ना, जितना भी पढ़ोगे, हम लोग जैसे मैंने 7 बताई, वो आप लोग 7 भी नहीं यूज करोगे, मतलब 7 की 7 हम लोग यूज नहीं करने वाले +1 में। +1 में कौन कौन सी यूज होगी, मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर। ठीक है, जब आप +2 में हो जाओगे तो 5वीं करंट अब तब आप यूज करोगे, इसके अलावा आप लोग ज्यादा यूज करने वाले नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा कभी कभी मोल आ जाता है क्वांटिटी ऑफ मैटर का, अदरवाइज कम आता है वो बहुत। चलो अब बात सुनना, डायमेंशंस क्या है, जैसे यहां पे हमारी जो लेंथ की डायमेंशन है वो कितनी है 2। ठीक है, यहां पे लेंथ की डायमेंशन कितनी है 3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे आपके पास मास की डायमेंशन कितनी है 1, लेंथ की कितनी है -3 और टाइम की कितनी है, टाइम है ही नहीं तो कितनी होगी 0। अब इसी पैटर्न पे अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं बोलूंगा भैया इसमें मास तो आया ही नहीं, तो मास इसमें है नहीं, है ना। लेंथ इसमें कितना है 3 और टाइम कितना है, वो भी नहीं है, तो टाइम कितना है 0। अरे यहाँ पे ना तो बेटे मास लिखा है ना मैंने टाइम का कुछ पैरामीटर लिखा है। तो बेसिकली डायमेंशंस आर दी पावर्स। अगर आपको ये मैं बोलूं कि भैया किसी के डायमेंशंस ये है, उसमें मास नहीं आता, लेंथ 3 बार आती है और टाइम नहीं आता, बताओ कौन है वो, तो आपको पता है कि वो क्या बनेगा, वॉल्यूम, इजंट इट। अब मैं अगर सिर्फ ये डायमेंशंस बता दूं आपको, तो डायमेंशंस हमें ये बताती हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है या कौन सी हो सकती है। सही तो यही है बेटे। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी बात। अब देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपके पास जो मास है वो है नहीं, लेंथ की कितनी है डायमेंशन 1 और टाइम की कितनी है -1। आर यू गेटिंग दिस? अब यहां पे मास फिर नहीं है, लेंथ की डायमेंशन कितनी 1 और टाइम की कितनी है -2। अब आगे चलो, यहां पे मास की कितनी है बेटे 1, लेंथ की कितनी है 1 और टाइम की कितनी है, वो है -2। इज दैट ओके? एक और लिखवा दो, मैं यहां पे भूल गया लिखना, मोमेंटम वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी का क्या हो गया मीटर पर सेकंड। तो क्या बन गया ये 1 1 -1। इसी सीक्वेंस में लिखना है, पहले मास फिर लेंथ फिर टाइम, ये स्टैंडर्ड ऐसे। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या हुई, फिर समझ में आ गई बात। डायमेंशंस क्या होती हैं, हमारी जो बेस क्वांटिटीज होती हैं उनकी जो पावर्स, वो पावर्स हमें क्या बताती हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। अगर हमें वो पावर्स पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि भैया ये फिजिकल क्वांटिटी है। इज दैट ओके? तो अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे वो देखिए। पहली बात तो हमें डायमेंशंस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन आपके पास है बेटे, वो क्या है, देखो आप क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला की बेटे।
तो डायमेंशनल फॉर्मूला की पहले डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं, फिर उस डेफिनेशन का करेंगे ऑपरेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन आप एक बार देख लो क्या है कि पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होती है, जैसे आपने लोअर क्लासेस में एक्सप्रेशन पढ़ी हुई है ऐसी बेटे, जैसे मैंने ये लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 या 3x प्लस 7, ये एक्सप्रेशन है, राइट, द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग। तो मैंने यहां पे कोई रूल लगा के ये लिख दिया फिर ये लिख दिया, तो ऐसे जब अकेले ये लिखे हो तो ये क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन। इज दैट ओके? तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज एन एक्सप्रेशन। अब कैसी एक्सप्रेशन है इसमें, तो हमने क्या लिखा कि ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होती है बेस क्वांटिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स। अब बेस क्वांटिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन से हैं बेटे, मैंने आपको पहले बता दिया कि मास को किससे रिप्रेजेंट करना है, लेंथ को किससे और टाइम को किससे। तो जो बेस क्वांटिटीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी हमें क्या कर देनी है, उनकी डायमेंशंस लगा देनी है, सो दैट कि वो मिलके किसको रिप्रेजेंट करे, फिजिकल क्वांटिटी को। बहुत डिफिकल्ट लगा होगा ना, बहुत आसान है, अब ध्यान से सुनना क्या है ये, फिर डेफिनेशन को बाद में देखना। जैसे हमें ये पता है कि एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इजंट इट। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, हमें पता है कि लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से, है ना। तो फिर इसका मतलब कैपिटल एल इनटू कैपिटल एल। और आपको एक ये याद रखना है, बहुत कम बच्चे अब डालते हैं ऐसे, बहुत कम बुक्स में भी होता है, पता नहीं क्यों गलत करना शुरू कर दिया। इफ यू विल लुक इनटू आई थिंक एनसीईआरटी, तो अभी भी वहां पे ये लिखा हुआ है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ही डालना है इसको, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी है। तो लेंथ इनटू लेंथ करोगे तो ये क्या आ जाएगा, लेंथ का स्क्वायर। इज दैट ओके? अब आगे देखो, आगे वाला क्या बनेगा, क्लियर है बिल्कुल, वो क्या बनेगा, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो कितना हो जाएगा, लेंथ का क्यूब। इज दैट ओके? क्लियर है ना सब? अब यहां पे देखो ये क्या बनेगा, ऊपर क्या है, मास, मास को किससे रिप्रेजेंट करना है हमें, कैपिटल एम से, ठीक है, ब्रैकेट स्क्वायर डालेंगे। और नीचे क्या आएगा, ये मत भूलना बेटे। अब नीचे क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ऊपर लिखा हुआ है एल क्यूब से। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, ml माइनस 3, ठीक है। और पॉपुलरली इसको ऐसे भी लिख लेते हैं बेटे कि इसमें मास आया नहीं, लेंथ कितनी आई 3 बार, और टाइम आया नहीं। ये जो है क्या है बेटे, ये डायमेंशंस हैं। और डायमेंशंस, अब डेफिनेशन दोबारा दिखाऊं एक बार, चलो एक और लिख लेते हैं फिर लिखते हैं बेटा। इसको क्या लिखोगे आप, यहां पे आप t की पावर 0 भी डाल सकते हो, ऐसे ऊपर वाला। अब यहां पे देखो इसका क्या बनेगा, इसका क्या होगा, ऊपर लेंथ है ना, और नीचे क्या है, टाइम। तो बहुत आसान, बनाओ अपने आप, क्या बनाइए, अपने आप से पूछते जाओ। ये बन गया एल टी माइनस 1। और अगर आप लिखना चाहो तो आगे ये भी लिख सकते हो, वैसे कोई जरूरी नहीं होता, लिख सकते हो, बस ये याद रखो, जरूरी नहीं होता, जैसे मैं बार बार नहीं लिखने वाला ये। अब यहां पे क्या है, ऊपर किसको भरना है आपने, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वो है एल टी माइनस 1। अब आप अगर बढ़िया हो तो बेटे अपने आप लिखना शुरू कर दो, मेरे से पहले लिखो। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो बहुत बढ़िया बात है, प्रैक्टिस अभी कर लो, बस बाद में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रहा टी, तो ये कितना आ गया बेटे, एल। अब ये जो टी की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। तो ये कितना बन जाएगा, एल टी माइनस 2, या फिर m0 l1 t माइनस 2। इसका क्या बनेगा, इसमें मास और एक्सेलरेशन को साथ में लिख देना है। मास हमें पता है m है, और एक्सेलरेशन अभी हमने पढ़ी है, वो कितनी है, एल टी माइनस 2। यहां पे क्या बनेगा, ये क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या होगा, मास का है m, अब वेलोसिटी का कितना है, धीरे धीरे आपको ये याद आ जाना बेटे सारा, वो कितना हो गया, एल टी माइनस 1। तो इसका मतलब, अब दोबारा डेफिनेशन दिखाता हूं क्या है। तो ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूले आ गए बेटा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एक एक्सप्रेशन है, कोई भी एक पकड़ लो ये। अब ये एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, ये मास, लेंथ और टाइम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है? अब उनकी हमने क्या लगा रखी है, पावर्स। और पावर्स हमें ये बताएंगी कि वो ये जो लिखा है एक्सप्रेशन, ये किस फिजिकल क्वांटिटी को बिलोंग करता है। जैसे जब मैंने यहां पे 1 डाला तो ये मास एक बार आया, और एल टी माइनस 2 हमें पता है कि क्या है, वो एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब ये मास और एक्सेलरेशन लिखे हुए साथ में, तो पक्की बात है कि ये कौन सा है बेटे, ये फोर्स है। तो समझ में आ गई बात, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर। आगे चलेंगे तो बेटा, और फिजिकल क्वांटिटीज तुम्हारे पास है, प्रैक्टिस खूब करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको आ जाएगा करना इसको, ठीक है। तो शुरू करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर की। तो आपने देखा होगा कि मैंने हर बार फिजिकल क्वांटिटी के सामने एक ये कॉलम बनाया, उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूले वाला बनाया।
तो इसका मतलब यहां तक पहुंचने के लिए ये हमारे पास रास्ता है, और जिसको ये रास्ते का पता है उसको ये आता है, उसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे अब प्रेशर क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो मैंने आपको समझाया भी था वो एक जोक देके कि प्रेशर इज एक्चुअली फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए पहले आपको फोर्स का पता होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो, मान लीजिए मैं आपको एक प्रोसीजर बताता हूं, सभी को ध्यान से सुनना बात। प्राइमरीली आपको जितनी पिछली फिजिकल क्वांटिटीज जितनी मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले बताए, अगर वो क्लियर है ना, तो आगे आपको अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अब मैंने पूछा कि प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो आपने बोला कि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अब बात यह आती है कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो जब आप प्रेशर का फॉर्मूला लिखोगे, फिर उसके बाद आ जाओगे फोर्स पे, तो फिर अपने दिमाग से पूछोगे फोर्स का क्या फॉर्मूला है। तो फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो जैसे मैं इसको दिमाग चलाऊं तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m। एक्सेलरेशन का क्या है वो दिमाग में याद होना चाहिए, वो है lt-2। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, mlt-2, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया। अब नीचे क्या है, एरिया। एरिया क्या आएगा बेटा, l स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा ये बताओ आप। ये पावर ऊपर 1 है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। तो ऊपर जाके जब माइनस होगा तो कितना बन जाएगा, m। l की पावर कितनी हो जाएगी, -1, और t की पावर कितनी हो जाएगी, -2। Is that okay? So this is ml-1 t-2. Isn't it easy? अब आगे चलेंगे। अब स्ट्रेस क्या है। अब फॉर द टाइम बिंग आपको ये याद रखना है कि ये दोनों बिल्कुल सेम डायमेंशनल फॉर्मूला वाले होते हैं। दोनों का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन यहाँ पे फोर्स थोड़ी अलग सी होती है, बस ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में जाके। ठीक है, तो आपको अभी ये याद रखना है कि इन दोनों का डायमेंशन जो फॉर्मूला है वो भी सेम है, तो इसलिए इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या है, सेम। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आगे चलेंगे, वर्क क्या है। वर्क होती है, क्या होती है पता है, अपने आप से पूछो, पढ़ा हुआ है हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जितनी प्रैक्टिस उतना ही पता होगा। अब फोर्स क्या है, वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। जब भी लिखो ना तो अपने दिमाग में ऐसे चलाओ, ये मास है और ये एक्सेलरेशन है। इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटे, l। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ml-2t-2। इज दैट ओके। अब करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, चाहे आप एनर्जी का जो भी फॉर्मूला लिखो, चाहे काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लिख लो, चाहे आप ये mgh लिख लो, इससे चेक कर लेना, यही डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। चाहे वर्क का चेक करो, चाहे एनर्जी का करो, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml-2t-2। इज दैट ओके। एंड आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, टॉर्क। टॉर्क का भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो कितनी फिजिकल क्वांटिटीज होगी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, कितना, ml-2t-2। वर्क का, सभी एनर्जी का, और टॉर्क का, सबका यही होता है। अब जब टॉर्क पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब होता वो भी ऐसा ही है बेटे, उसमें भी फोर्स इनटू कोई डिस्टेंस होता है, लेकिन वो डिस्टेंस थोड़ा अलग होता है। ठीक है, पता चल जाएगा आपको। चलो आगे चलेंगे। पावर क्या है पता है आपको, पावर क्या होती है, पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, हाउ फास्ट द वर्क इज बीइंग डन। अब आप मान लीजिए कि आप और आपका फ्रेंड दोनों स्टेयर्स पे चढ़ के कहीं पे जा रहे हो, आप अगर जल्दी पहुंच गए तो वर्क तो दोनों ने सेम किया है, लेकिन जिसने जल्दी किया उसकी पावर ज्यादा है ना। पानी की टंकी भरने के लिए 2 मोटर लगी, जो जल्दी पानी भर देगी उसकी पावर ज्यादा है, तो टाइम कम लगेगा तो पावर ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका रिलेशन टाइम से होता है। अब बनाओ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटे, ml-2t-2, और नीचे क्या आएगा, टाइम। तो ये क्या बन जाएगा, ये टाइम ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा कि नहीं होगा। तो जब ये माइनस होगा ऊपर जाके तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर जाके यहां पे -3। इज दैट ओके, क्लियर। अब आगे चलेंगे, एंगल। एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, कितने बच्चों ने वो ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर अटेंड किए, उनको तो पक्का याद होगा। अब एंगल थीटा जो होता है, हम लोग अब रेडियन में मेजर करते हैं उसको। तो रेडियन में मेजर करने के लिए थीटा के हमने एक फॉर्मूला बना रखा है, वो क्या, l/r। अगर वो l/r फॉर्मूला है, l/r, फिर l क्या होती है याद है, l थी हमारी लेंथ ऑफ आर्क बेटे, ऐसे ये, और ये थीटा है, और ये क्या है, रेडियस। तो अब लेंथ को, इसको किस में मेजर करोगे, मीटर में। इसको भी किस में मेजर करोगे, मीटर पे। या कह दो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो लेंथ को अगर लेंथ से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब क्या आएगा, l0। तो मास और टाइम तो पहले ही नहीं थे, लेंथ भी 0 होगी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशनल फॉर्मूले में ना तो मास आए, ना लेंथ आए, ना टाइम आए, कोई भी बेस क्वांटिटी ना आए,
ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस। क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस। ठीक है, अभी आपको याद रखना है क्योंकि मुझे अभी इसको यूज करना है बाद में भी। अब इसके साथ ही मैंने ये लिखा हुआ है बेटे स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास, आपने कभी च्युइंगम खाई है ना, तो च्युइंगम जो होती है ना, अगर उसकी इतनी लेंथ है मान लीजिए, तो अब इसको मेजर कर लिया हमने, फिर हमने उसकी लेंथ बढ़ा दी। तो अब उसमें जब मैंने ऐसे लेंथ बढ़ाई तो हम लोग बोलते हैं हमने उसको क्या दी, स्ट्रेस दी, खींचा तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस दी, तो उसमें क्या आ गई, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि उसकी लेंथ चेंज कर दी आपने, जितनी ओरिजिनल थी उसके बदले में। ठीक है, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें होता है ऊपर चेंज इन लेंथ और नीचे क्या होती है, ओरिजिनल लेंथ। अब ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, ऊपर मीटर में मेजर करोगे नीचे भी मीटर में आएगा, तो मीटर और मीटर फिर कट जाएंगे, यानी कि लेंथ, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, वही। इसमें भी मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो ये भी क्या है बेटे, डायमेंशनलेस। इज दैट ओके। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी की पहले भी बात करी थी हमने। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये होती है, यहां पे लिख दूं, चलो यहीं पे लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन दोनों का बेटे सेम ही बनने वाला वैसे भी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नीचे क्या होता है, टाइम। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा बाद में। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, और किसी की गिनती की कोई यूनिट नहीं होते बेटे, तो इसके तो कोई यूनिट होंगे नहीं, नीचे क्या, टाइम। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं है और नीचे टाइम है, तो इसका मतलब नीचे वाला टाइम ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो टाइम का क्या आ जाएगा, इनवर्स। इज दैट ओके। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। अब एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ना बेटे, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डब्ल्यू सा, इसको ओमेगा बोलते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होता है, वो होता है एंगल अपॉन टाइम। आप एक बार ऐसे याद रख लो। ठीक है, ऊपर क्या होगा, एंगल, नीचे क्या होगा, टाइम। और एंगल का हमने पढ़ा हुआ है कि कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है और टाइम का होता है ना। अब आप इसको लिख लेना बेटे, क्योंकि वहां पे जगह नहीं है मेरे पास, तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, तो ऊपर तो जीरो हो गया सारे। अब नीचे टाइम है, तो टाइम ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1, तो इसलिए इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, t-1। इज दैट ओके, क्लियर बात हुई। अब अगला है जो वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। ये होता है ओमेगा अपॉन टाइम, आप ऐसे याद रख सकते हो। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आसान फॉर्मूले करेक्ट नहीं है बेटे, आपको समझना इससे ऐसे है बस। तो ऊपर एंगुलर वेलोसिटी, नीचे क्या, टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का अभी हमने पढ़ा, वो क्या है, t-1। तो ये t-1 है और नीचे एक t और पड़ा, तो क्या हो जाएगा, ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बनेगा, t⁻²। इज दैट ओके। 1 भी ऊपर जाके माइनस हो गया ना, तो कितना बन जाएगा, -2। आई होप कि आपको ये क्लियर है बेटे। ठीक है, आगे चलेंगे, ये बहुत आसान होने वाले हैं फिर। अब रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम। अब आप अपने आप बना दो बेटे, क्या बनेगा, वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वो हमें पता है कि वो L3, नीचे क्या है, टाइम, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा L3 t-1। ठीक है, अब आगे चलेंगे। सरफेस टेंशन क्या है? ये आपके लिए नया थोड़ा। ठीक है, सरफेस टेंशन होती है फोर्स अपॉन लेंथ, लेकिन जैसे ही मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, अब आपको नहीं लगता कि आप कर सकते हो अपने आप। फोर्स का क्या होता है, फिर वही दिमाग की बत्ती जगाओ। फोर्स क्या होती है, भी मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, वो Lt-2 होता है। मास का क्या हो गया, m, तो इसका मतलब फोर्स का क्या बना, m Lt-2। तो नीचे क्या आएगा बेटे, लेंथ, लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो कितना आएगा, mt-2। ठीक है, सिमिलरली आगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब मैंने दो ग्रेडियंट लिखे बेटा, एक वेलोसिटी और एक टेम्परेचर। जब भी आपको ग्रेडियंट मिले, अब एक ग्रेडियंट आप +2 में भी पढ़ोगे, ये जो ग्रेडियंट होता है ना, ग्रेडियंट का मतलब होता है जो फिजिकल क्वांटिटी इसके आगे लिखी हुई है, ये इसके अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, अब वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी। ठीक है, अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, Lt-1। मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बेटे। अब नीचे L आया तो ये क्या आ गया, t-1। अब आपको अगली बात पता है क्या समझनी है, t-1 हमारे यहां पे 3 बार आ चुका। वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, यही क्वेश्चन में आज पेपर में आ जाते हैं बेटा। वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी t-1, एंगुलर वेलोसिटी का भी t-1,
और फ्रीक्वेंसी का भी t-1। तो तीन ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, t-1। तो यहां से आपको एक बात और समझ में आती है बेटा कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ना वो हमें एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है, एग्जैक्टली नहीं बता सकता। कई बार ये हमें मिसलीड करता है, तो यही इसकी लिमिटेशन है जो एग्जाम में पूछी भी जाती है। हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप याद रख लो कि अभी t-1 डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं बोलूं तो वो कितनी फिजिकल क्वांटिटीज का आप चेक कर लो। सिमिलरली ml2 t-2 किस किस का है, वर्क का भी यही है बेटे, एनर्जी का भी यही है, टॉर्क का भी यही है। ठीक है, तो ये मिसलीडिंग होते हैं कई बार। चलो आगे चलेंगे। अब ये तीनों, ये जो तीन है 1 2 3, इनको करते हैं पहले ये देख लें बेटा टी रेशियोज। अब हमारे पास कितने टी रेशियोज है टोटल, 6 ना, साइन कोस टेन। अब मान लीजिए कि मैं साइन की बात ही करूं, ये रहा हमारा ट्राइंगल, ये थीटा, थीटे के बिल्कुल सामने वाला ये परपेंडिकुलर। अब ए बी सी, मान लीजिए कि मैं साइन थीटा पूछूं तो क्या है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यही होता है ना। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। अब लेंथ को लेंथ से डिवाइड करोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो बचेगा ही नहीं, मतलब जीरो आएगा। समझ गए। अब जितनी भी टी रेशियोज है सभी कोई ना कोई दो साइड की रेशियो है। tan का आपको पता है tan किसके बराबर होता है, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अब उसका, इसका मतलब उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हुआ बेटे। तो इसका मतलब जितनी भी टी रेशियोज हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। अभी हमने कितनी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज पढ़ ली, स्ट्रेन, सॉरी टी रेशियोज, स्ट्रेन और एंगल, तीनों ही डायमेंशनलेस है। ठीक है, आपको कैटेगरीज मिल रही हैं। अब बात करते हैं इन तीनों की, ये कैसे करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं बताऊं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखना ध्यान से। अब तीन तरह के मॉडुलस आप पढ़ोगे, बस जहां पे ये वर्ड पढ़ो ना मॉडुलस, उसका फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब मॉडुलस अगर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है तो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है क्या है, वो तो प्रेशर वाला है, ये रहा। और स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं बेटे। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर आप कितना भरोगे, m l-1 t-2, और नीचे बेटे कुछ भी नहीं भरोगे, तो इसका मतलब ये आंसर यही रह जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर का, स्ट्रेस का, और जहां भी मॉडुलस लिखा आएगा वहां पे आपका डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर वाला ही रहना है। अब प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया। रट्टा तो लगाना नहीं है ना, या तो हो ही जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ये होती क्या है। तो मैंने अपने पहले लेक्चर में इसको यूज किया था बेटे, मैंने ये फॉर्मूला आपको दिखाया था, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं g की वैल्यू निकालूं, g कैपिटल की, ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल g की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से वो निकाल दो आप, वो आएगी कितनी, कैपिटल G आएगा हमारे पास f r² अपॉन कितना बेटे, m1 m2, यही आएगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत सारे बच्चों को मतलब यहां पे प्रॉब्लम आती है कि वो फॉर्मूला पेपर में मान लो आपके पास आ गया, अब आपकी स्ट्रेंथ पता है क्या, ये फॉर्मूले है बस, जिसको ये आते हैं उसको ये आता है बेटे बस। ठीक है, अब अगर वो आता है तो वहां से कैपिटल G की वैल्यू यही आएगी। अब इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला G का निकालने के लिए क्या करोगे, फोर्स का क्या होता है, mlt-2। अब क्यों आया, आई वोंट रिपीट, ये क्या है बेटे, डिस्टेंस, यानी कि लेंथ हो गई। तो लेंथ का क्या आएगा यहाँ पे, स्क्वायर, इजंट इट। अब नीचे ये भी मास है और ये भी मास है, अब मास मास कितना हो जाएगा, m का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा बेटे, ये ऊपर 1 है और नीचे 2 है, तो नीचे वाला ऊपर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, m की पावर -1 हो जाएगी। इज दैट ओके, 1 - 2। अब लेंथ की पावर कितनी हो जाएगी, ये 1 और ये 2 दोनों ऐड होके कितना बनाएंगे, 3। अब t की पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो ये है g का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके क्लियर, अब आगे चलेंगे, आसान है, बस फॉर्मूला आना चाहिए, मेन तो यही बात है बेटे। अब रह गया ये बेटे प्लैंक्स कांस्टेंट, अब केमिस्ट्री में भी आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो यहां पे कर लेते हैं। अब प्लैंक्स कांस्टेंट कौन से फॉर्मूले में आता है, कई बार कई टी शर्ट्स होती है बेटा, कुछ ऐसी टी शर्ट्स होती है जहां पे ये वाला फॉर्मूला लिखा होता है, कुछ टी शर्ट्स ऐसी होती है जहां पे ये वाला फॉर्मूला लिखा होता है ना। ये तो आपको शायद पता ही हो, ये न्यूटन का, आइंस्टाइन का काम है ये। चलो वहां पे जो एच लिखा हुआ है ना, ये एच, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये ई पता है क्या है, एनर्जी है। और ये जो मैंने वी डाल रखी है, वी थोड़ी सी टेढ़ी सी, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहां से प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी वो बता दो आप, h बराबर किसके आएगा, वो आएगा E/न्यू, यही आएगा कि नहीं। देखिए अब कितना आसान है, E क्या है हमारे पास, एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, वही जो वर्क है,
वर्क क्या है, ml2t-2, और नीचे क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कैसे याद रखें, मैंने उसके लिए इंटरेस्टिंग बात ये याद रखी है कि फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है, t-1, तो यहां पे t-1 आ गया। ठीक है, तो अब t-1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, +1, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ml2t-1। इज दैट ओके? तो ये हो गया। अब बेटे इसकी आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, इसके पहले वाला जो मैंने करवाया था उसकी भी स्क्रीनशॉट लेनी है, ले लो, क्योंकि बुक में अगर है भी तो हमने कैसे किया आपको ऐसे याद रहेगा। ठीक है, अच्छा ये रह गया, ये रह गया, 1 मिनट रुको। टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या होगा, टेम्परेचर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। ये एक इकलौता ऐसा है बेटे। नीचे क्या आएगा, एल, तो ये क्या बन जाएगा, l-1, और साथ में क्या आ जाएगा, k⁻1। इज दैट ओके? तो अब ले सकते हो आप, राइट। तो अब हम लोग करेंगे कि व्हाट इज अ डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन की डेफिनेशन आपके पास है बेटे। डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मे भी हो सकता है कि आप जब क्लास में पढ़ो तो आपको शायद ये वाली बात स्किप कर दी जाए। मैं क्यों करवा रहा हूं पता है, आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन का फर्क समझ में आएगा। जैसे मैंने पहले लिखा था कि x² + 5x + 6, ये क्या है, एक्सप्रेशन। अब अगर यहां पे इज इक्वल टू साइन का साइन डाल के मैं यहां पे कुछ भी लिख दूं, मान लो 0 लिख दूं या कोई भी और नंबर लिख दूं, तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब यहां से x की डेफिनेट वैल्यूज आएंगी। इज दैट ओके? अब जैसे मान लीजिए कि मैं ये लिख दूं, जैसे मैंने ये लिखा था, और यहां पे मैं लिख दूं कि ये क्या है, 10 है, तो इसका मतलब ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, जब आप किसी एक्सप्रेशन को किसी के इक्वल भर देते हो तो वो इक्वेशन बन जाती है, जिसके इक्वल वो है। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 0 बन जाती है, तो ये अब इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, तो बहुत आसान है कि इट इज एन इक्वेशन जिसमें क्या होता है, हमारे पास एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो, अब मैं कहूं, अब सिंपल सी बात करते हैं फोर्स की। अब फोर्स क्या है बेटे, हमें पता है कि वो है मास इनटू एक्सेलरेशन, पता है ना सबको। अब फोर्स अगर मास इनटू एक्सेलरेशन है, मास का होता है m, है ना, और एक्सेलरेशन का हमें पता है कि Lt-2 होता है। ठीक है, तो अगर आप, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, अगर आप इसमें एक इक्वल टू का साइन डाल के, और जिस फिजिकल क्वांटिटी को ये बिलोंग करता है, मान लो कि मैं इसको f लिख दूं, और बहुत ध्यान से बात सुनना, अभी ये डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है बेटे, डायमेंशनल इक्वेशन नहीं है, हमें क्या डालना है, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है। जब हमने ये डाल दी तो हम क्या कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इसके बराबर है। तो अब ये क्या बन गई, इक्वेशन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, इक्वेशन क्या होती है, जब हम किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला जिस फिजिकल क्वांटिटी का है उसके साथ इक्वेट कर दें, तो हम लोग बोलते हैं हमारे पास क्या आ गई, डायमेंशनल इक्वेशन। अब क्या गलतियां हो सकती हैं बेटे, बच्चे क्या गलती करते हैं, अब यही मैं ऐसे लिखता, जैसे ये लिख देता कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज mlt-2, तो ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये एक इक्वेशन है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, आप बहुत बार ये देखोगे, बता दूं ना, क्योंकि गलतियों से हम लोग सीखना, हम ये सीखेंगे कि क्या नहीं करना है। जैसे मैं मान लो कि ये लिख दूं कि भैया वेलोसिटी किसके बराबर है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा लो, तो आप बच्चे पता है क्या करते हैं, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पे ब्लंडर क्या होता है देखना, डिस्प्लेसमेंट को ही लिख देते हैं एल। ठीक है, मान लो कि ब्रैकेट भी डाल दी, कोई बात नहीं, और नीचे टी, फिर क्या लिख देते हैं, Lt-1। ये ब्लंडर है बेटे, क्योंकि ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है, यहां पे आपने क्या लिखा हुआ है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है वेलोसिटी का, लेकिन वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी के बराबर थोड़ी ना होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला हमें ये बताता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कितना मास, कितनी लेंथ, कितना टाइम है। अब जैसे इसमें मास आया ही नहीं हुआ है, लेंथ कितनी आई है 1, टाइम कितना आया हुआ है -1, इसका मतलब ये इस फॉर्मूले से बना हुआ है। तो ये टेक्निकली बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, मेरी बात समझ गए। अब जैसे फिर बता दूं, जैसे मान लीजिए कि अब मैं लिख दूं पावर, तो आपको ये बिल्कुल नहीं लिखना है कि पावर इज वर्क अपॉन टाइम, फिर उसके बाद अब वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटे, ml2t-2,
और नीचे क्या लिख दोगे आप, टाइम, तो ये क्या बन जाएगा जी, mL2t-3। तो ये बेटे ब्लंडर हो गया, गलत हो गया सारा। यहां पे ये इक्वल टू का साइन नहीं डाल सकते आप लोग। आपको इसको सही कैसे करना है, पहले आप, अब सही बता दूं ना, पावर को लिखा आपने वर्क अपॉन टाइम, बिल्कुल ठीक बात। अब उसके बाद आप लिखो, चाहे तो पूरा पावर लिख लो, चाहे अकेला पी लिख लो, ये जैसे मैंने पी लिख दिया। अब यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे, अब इक्वेशन बनेगी सही। और यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्क का क्या है बेटे, mL2t-2। तो यहाँ पे नीचे क्या है, t, तो ये क्या बन जाएगा, mL2t-3। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ये गलती समझ पा रहे हो। अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं है, ये तो वैसे ही ब्लंडर है। अब ये एक्सप्रेशन है और ये इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है किसी डायमेंशनल फॉर्मूले को जिस फिजिकल क्वांटिटी को वो बिलोंग करता है उससे इक्वेट कर दो, लेकिन ब्रैकेट डालना जरूरी, क्योंकि ब्रैकेट ही बताएगी कि हमें फोर्स का हम क्या निकाल रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, इज दैट ओके? सो दिस वाज डायमेंशनल इक्वेशन। तो अभी हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी बेटे। पहली क्या थी, व्हाट आर डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या है आपको पता ना, यहाँ पे डायमेंशंस ये पावर्स है, जैसे 1 1 -2। ठीक है, क्लियर है आपको मुझे लगता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, वो एक एक्सप्रेशन है, जैसे ये अकेला डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये अकेला डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेकिन जब जिस फिजिकल क्वांटिटी को ये बिलोंग करता है उसके इक्वेट कर दोगे तो ये बन जाएगी डायमेंशनल इक्वेशन। इज दैट ओके? अब कुछ ऐसी बातें जो मैंने आपको बताई लेकिन उसमें मुझे गलती लगती है वो बताऊंगा। उसके लिए हम अगला प्रिंसिपल पढ़ेंगे, वो आपके पास उसकी डेफिनेशन है बेटे, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो आप देख लो पहले क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बड़ा आसान है, चलो ऐसे करते हैं, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, आप मान लीजिए कि मेरी पॉकेट में 500 रुपीज है। ठीक है, तो मेरी पॉकेट में 500 रुपीज है। अब जो मेरा मास है वो है 80 kg। अब अगर मैं बोलूं कि बेटा इन दोनों को जोड़ के बताओ कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा इस दोनों को जोड़ के, ये मेरा मास है और ये मेरी पॉकेट में जितने रुपीज हैं, इन दोनों को जोड़ के बताओ कितना आंसर आएगा। तो मुझे ये लगता है कि एवरीबॉडी शुड थिंक कि यार ये कैसे जोड़ सकते हैं। आप सर ये तो बोल सकते हो कि आपका मास 80 kg है और आपके जो क्लोथ्स है उनका मास से 1 kg है, तो इसलिए आप जो टोटल मास है आपका वो कितना है, 81 kg। ये तो चल गया। जहां आप ये तो बोल सकते थे कि भैया भी आपके पास 500 रुपए हैं और आपका कोई दोस्त आपसे 300 रुपए ले गया, तो आपके पास बचे कितने बेटे, 200 रुपए। ये तो बात जचती है, लेकिन जो मैंने पहले बोला ये बिल्कुल गलत है। क्लियर है बात, है ना? अब मान लीजिए कि मैं ये बोलूं कि मैं 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, मतलब 50 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड है। अब किसी ने मेरे ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स लगाई, अब क्या होगा? मतलब 50 मीटर पर सेकंड में पहले जो मैंने बोला वो गलत है बेटे। ऐसे बोलना चाहिए कि 50 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड है, उसमें आप 100 न्यूटन जोड़ो तो क्या आंसर आएगा। अब ऐसे हम लोग जोड़ ही नहीं सकते बेटे। क्यों नहीं जोड़ सकते, बात क्या है मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की डेफिनेशन को दोबारा लाते हैं, अब आप उसको पढ़ो, और कितनी ऑब्वियस है कि हमें सभी को पता है कि वो क्या होती है। पता है ना हमें सभी को कि एक्चुअली जो लाइक क्वांटिटीज होती है, लाइक मतलब एक जैसी, एक जैसी मतलब मास में आप मास ऐड कर सकते हो, रुपीज में आप रुपीज ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और रुपीज को रुपीज के इक्वल कर सकते हैं। अब मैं ऐसे भी नहीं कर सकता कि 80 kg प्लस 1 kg इज इक्वल टू 1 लाख, ऐसा कुछ थोड़ी ना हो सकता है। तो ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड। यहां पे या तो मैं यहां पे मतलब स्पीड ही ऐड करता, मान लीजिए कि मैं कहता कि 20 मीटर पर सेकंड और ऐड कर दो, कुछ भी ऐसे, तो ये 70 हो सकता था। और या मैं बोलूं कि 100 न्यूटन फोर्स थी, उसी डायरेक्शन में 50 न्यूटन और लगाई तो 150 न्यूटन हो गया, ब्ला ब्ला, कुछ भी ऐसा। मतलब ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल ऐड करने, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जो मैंने पहले लिखे थे वो पॉसिबल नहीं है। अब मैं बताता हूं कि मैं क्या सिखाना चाहता हूं बेटे। अब जैसे एक्सेलरेशन जो होती है ना बेटे, उसका फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता। अब एक्सेलरेशन का सही फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई, ये ऐसे लिख देते हैं बेटे, ये होती है आपकी इनिशियल जो पहले थी, ये फाइनल। चेंज ऐसे निकालोगे ना माइनस करके, ये मैं मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं। अब
मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे, लाइक क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1 है क्योंकि ये वेलोसिटी है, इसका भी LT माइनस 1 है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें पता क्या बताता है कि वेलोसिटी में से अगर आप वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास जो आएगा वो भी वेलोसिटी आएगी। अब आप ऐसे सोचोगे, अब कुछ लोगों को ये लगेगा सर इसका आंसर 0 होना चाहिए। 0 नहीं आएगा बेटे। यहां पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं पहले वो सीखो। मैं अगर बोलूं कि मेरी पॉकेट में कुछ मनी है और मैं कुछ मनी है और मैंने मनी खर्च दी, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आंसर 0 आएगा। मेरे पास कितनी मनी है और उसमें से कितनी खर्ची, उसके बाद आपको पता चलेगा अभी वो कितना आंसर आएगा। तो वो भी किस में आएगा, रुपीज में ही आएगा। इज दैट ओके? इसका मतलब वेलोसिटी में से वेलोसिटी निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी। इसको ऐसे नहीं बोलना कि 0 आएगा, ठीक है। मतलब लाइक क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड एंड जो आंसर आएगा वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी का वो वेलोसिटी होगा। तो इन नटशेल में ऐसे बात करूं कि अगर लेंथ में से लेंथ माइनस करोगे, यहां पे ब्रैकेट डालने का मतलब है हम लोग डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, तो वो क्या आएगी, लेंथ। टाइम में से टाइम माइनस करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा टाइम। एंड ऐसे ही मास की बात है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही मैंने जब एंगुलर वेलोसिटी बताया तो एंगुलर वेलोसिटी होती है, ऊपर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटे। तो इसको वैसे हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई t। ऐसे पढ़ेंगे हम लोग कितना एंगल बदला। लेकिन अब इसके भी कोई डायमेंशंस नहीं होते, इसके भी नहीं होते, तो अब इनको माइनस करोगे तो भी नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने वहां पे बोला था कि ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको अभी हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर है। तो बेटा इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आपने अच्छी तरह ये सीख लिया है। प्रैक्टिस करके आना। नेक्स्ट लेक्चर में वही जो बातें मैंने शुरू में बताई थी कि ये कहां पे काम में आने वाला है, वो शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन